Dear student, we will discuss about the energy of electrons in stationary orbit. Stationary orbit में electrons की energy कितनी होती है, टोटल एनर्जी क्या वो पॉजिटिव होगी, क्या वो नेगेटिव होगी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका फॉर्मूला होगा, उसका डेरिवेशन, तो वो सारा जो है हम इस वीडियो में करेंगे। और इम्पोर्टेंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट। द एनर्जी ई ऑफ इलेक्ट्रॉन The energy E of an electron in an orbit is the sum of kinetic energy and potential energy. तो किसी भी ऑर्बिट में अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिट में अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो हमें पहले काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास हाफ एम वी स्केयर। तो हाफ एम वी स्केयर की वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन बोहर थ्योरी से हमने निकाला हुआ है कि जो एम वी स्केयर है, ये हमने बोहर थ्योरी से निकाला था कि जो एम वी स्केयर है दैट इज़ इक्वल टू, ये हमने बोहर थ्योरी से निकाला था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्केयर बाय आर इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्केयर। तो ये हमने निकाला था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 1 से 1 एक आर हमारा कैंसिल हो गया था, तो यहाँ से हमारे पास एम वी स्केयर की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे एम वी स्केयर की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4πε0 जेड ई स्केयर बाय आर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्केयर होता है। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा हमारे पास जेड ई स्केयर अपॉन 8πε0 आर। तो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी किसी भी ऑर्बिट में वो हमने निकाली जेड ई स्केयर अपॉन 8πε0 आर। अब ये जो आर की वैल्यू है, जो हमने आर का लास्ट वाले वीडियो में जो हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट का जो फॉर्मूला निकाला था वो हम इसमें पुट कर देंगे। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का जो फॉर्मूला हमने लास्ट वाले वीडियो में निकाला था वो वाली वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे। तो वो वाली वैल्यू पुट करके जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो ये फॉर्मूला आएगा एम जेड स्केयर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 8π/8ε0 स्केयर एच स्केयर इंटू 1/n स्केयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया जब हमने इसमें आर की वैल्यू को पुट किया है। अब इस जो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, अब हम इसको किसके टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इसको हम एक कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहते हैं, और वो कांस्टेंट है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है एम ई रेज टू पावर 4 अपॉन 8ε0 स्केयर सी एच क्यूब। तो ये इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी को जो है रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में जो है वो बनाना है। तो m है यहाँ पे हमारे पास, फिर ये e की पावर 4, फिर ये e की पावर 4 भी है। अब नीचे होना चाहिए 8ε0 स्केयर, फिर हमारे पास है 8ε0 स्केयर, फिर होना चाहिए सी एच क्यूब, और हमारे पास है एच स्केयर, यानी कि हमारे पास जो है सी एच कम है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे सी एच कम है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऊपर वाले फैक्टर को भी हम सी एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले फैक्टर को भी जो है हम वो सी एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि नीचे हमारा जो फैक्टर है ये पूरा फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा फैक्टर हमारा जो है रिडबर्ग कांस्टेंट आर बन जाएगा। हमने इसको यहाँ पे सी एच के साथ, ऊपर भी सी एच के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी सी एच के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है
वो हमारा हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³ तो यही हमें चाहिए था। तो यानी कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमारा अब रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ से हमने जो काइनेटिक एनर्जी का इन द टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, तो हम ये हमें याद रखना है कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है वो होता है m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आएगी इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट वो कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लिखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है हमारा ये सारा तो पूरा हमारा जो था इसको हमने CH के साथ में मल्टीप्लाई किया था। तो ऊपर वाला जो फैक्टर है ये भी हमारा CH के साथ में मल्टीप्लाई किया था, नीचे वाला फैक्टर इसको भी हमने CH के साथ में मल्टीप्लाई किया था। तो ये पूरा जो है ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट बन गया। इस जेड स्क्वायर को छोड़ के ये पूरा हमारा जो है ये रिडबर्ग कांस्टेंट हमारा बन गया यहाँ पे। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, RHc/n²। तो हमारे पास बचा यहाँ पे RHc/n²। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हमारी इन द टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इसकी वैल्यू आएगी, रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू RHc/n²। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमें काइनेटिक एनर्जी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल ली है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली है ½ वाले, उसमें हमने ½ वाले फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी निकाली है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय। तो हमें पता है ये कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, ये किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो जो Q1 है, Q1 यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज है जो कि है Ze, और Q2 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो है कि हमारे पास -E। तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होगी। तो यहाँ पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज हो गया वो Ze और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो गया -E डिवाइड बाई R। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/R। फिर हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो जब हम इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको रिडबर्ग कांस्टेंट, तो अब हम फिर क्या करेंगे, इसमें हम इस R की वैल्यू को पुट करेंगे। R की वैल्यू को जैसे हमने ऊपर फिर पुट किया था वैसे रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -2RHc/n²। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में वो आ रही है हमारे पास RHc/n²। काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमारे पास RHc/n²। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ रही है -2RHc/n²। यानी कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल आ रही है काइनेटिक एनर्जी से। हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से डबल आ रही है और विद माइनस साइन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके आगे प्लस साइन है और उसकी वैल्यू है RHc/n²। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की डबल है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल है। यानी कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, और इसके आगे जो है वो माइनस का साइन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी हमने निकाल लिया है इन द टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाली है उसका फॉर्मूला हम यहाँ से देख लेते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन हमने निकाला है यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर हमने निकाली है जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, काइनेटिक एनर्जी हमने पुट कर दी है जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके हमारे पास आएगा -जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास थी RHC अपॉन एन स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी हमारे पास -2 RHC अपॉन एन स्क्वायर। तो इसको माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, -RHC अपॉन एन स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी अगर रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में हमारे पास आएगी -RHC अपॉन एन स्क्वायर। हम इसको दो टर्म्स में भी जो है लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको ये हमारे पास इस टर्म्स में है -जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये टोटल एनर्जी होती है। और इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास -RHC अपॉन एन स्क्वायर। फिर इसमें अगर हम आर की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये जो हमारे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, उस रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास ये आएगा mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और 1/n²। तो ये हमारे पास अगर हम जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी का ये डेरिवेशन जो है वो हमारे पास आएगा, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर है 1 2 3। एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये उसका डेरिवेशन है, ये उसका फॉर्मूला है कि किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो हमें पता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम यहाँ पे निकालें हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। और सब्स्टिट्यूटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यूज़, अगर हम सारी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को पुट करें, हमें जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पता है, पता है। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो गई। ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसकी वैल्यू भी हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है। एच जो है प्लैंक कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी पता है। तो ये सारी वैल्यू जब स्टैंडर्ड वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा एनर्जी का वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन आएगा एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास ये आएगा En = -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आएगी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और टोटल एनर्जी जो है -13.6 अपॉन n², और ये जो एनर्जी है ये हमारी किस में आएगी, ये हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो नेगेटिव एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी आई है ये हमें क्या बता रही है, नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इज़ नॉट फ्री टू लीव इट। ये जो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी यहाँ से जो आ रही है, ये नेगेटिव एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव का होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, यानी कि ये एनर्जी अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है ये अट्रैक्टिव है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ में बाउंड है। टोटल एनर्जी जो है वो हमारी अट्रैक्टिव है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों बाउंड हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन इन द टोटल एनर्जी। तो नेगेटिव साइन इन द टोटल एनर्जी शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इज़ नॉट फ्री टू लीव इट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा न्यूक्लियस के साथ में बाउंड होगा और वो
न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव होती, अगर ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती तो इसका मतलब ये एनर्जी हमारी रिपल्सिव होती और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को छोड़ के, हमारा न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाता। लेकिन हमारी जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब अट्रैक्टिव एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा न्यूक्लियस के साथ में बाउंड है और वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये हमने टोटल निकाला यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया 1/4। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो फिर हमने देखा Q1 जो है वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, Q2 जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो वैल्यूज़ हमने पुट की और टोटल एनर्जी जो हमारी आती है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो RhC/n² है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी RhC/n² है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी डबल है -2hc/n²। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव है। तो ये भी हमने देखा। और टोटल एनर्जी जो आएगी वो भी हमारी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से इसका ये सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ में बाउंड है और वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट इसमें है फिर हमारा एनर्जी लेवल्स की, जो एनर्जी लेवल्स, द एनर्जी ऑफ एन एटम इज़ द लीस्ट when its electron is revolving in an orbit closer to the nucleus, that is for n is equal to 1। यानी कि जो अभी हमने निकाला कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, जो एनर्जी है वो हमारी किसके बराबर है -13.6 n²। ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है और उसकी वैल्यू जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यही इसमें बताया गया है एनर्जी ऑफ एटम, जो एटम की जो एनर्जी होती है that is the least when its electron is revolving in the orbit close to the nucleus, that is for n is equal to 1। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस एटम की जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है। और जैसे जैसे हमारे अगर n की वैल्यू 2 है या 3 है तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमारी आउटर ऑर्बिट्स में जो है वो लार्जर हो जाती है। आउटर ऑर्बिट्स में उसकी वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट हो जाती है। तो सबसे नीचे वाली जो स्टेट होती है, सबसे नीचे वाली एटम की जो सबसे नीचे वाली लोवेस्ट स्टेट होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और इसी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है। और द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट जो हो द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट, और इस स्टेट की जो एनर्जी है वो हमारी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्टेट की एनर्जी जो है वो हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देयरफॉर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज़ कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब कि हमने देखा कि जो फर्स्ट अगर हमारा एटम जो है n = 1 स्टेट में है तो ये हमारी कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। और इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यानी कि अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ेगी। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और उसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि ग्राउंड स्टेट से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं। एट द रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इन द ग्राउंड स्टेट। मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। व्हेन एन एटम रिसीव्स सम एनर्जी, जैसे ही एटम हमारी कुछ एनर्जी रिसीव करता है,
जैसे वो एनर्जी हमारी कहाँ से आ सकती है, वो एनर्जी हमारे अगर उस एटम के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन अगर टकरा जाता है, इलेक्ट्रॉन कोई कोलाइड करे, तो एटम के पास हमारी इतनी सफिशेंट एनर्जी आ जाती है कि वो हमारा हाइयर एनर्जी स्टेट में जो है वो एक्साइट हो जाता है। और इस केस में हम क्या कहते हैं कि एटम जो है वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में है। फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन From the excited state, the electron can fall back to a state of lower energy, emitting a photon equal to the energy difference of the orbit. तो हमने यहाँ पे देखा कि ग्राउंड जब भी रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द एटम, जैसे कि मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, तो मोस्ट ऑफ द एटम जो हैं वो हमारे ग्राउंड स्टेट पे ही होते हैं। लेकिन अगर हम इस एटम को कोई एनर्जी दे दें, वो एनर्जी कहाँ से आ सकती है कि अगर ये जो एटम है इसके साथ में अगर हम इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करा दें, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इस एटम को ट्रांसफ़र कर देगा और इस एटम के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये कहाँ पे चला जाएगा कि कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफ़र फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हाइयर एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल में जो है वो हमारा ट्रांजिट हो जाता है। और इस कंडीशन में जो एटम की स्टेट है वो कैसी कहलाती है, तो हम कहते हैं कि इस केस में जो हमारा एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है। लेकिन एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में हमेशा के लिए नहीं रहता, तो 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वो एटम जो है वो हमारा एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू द स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी एमिटिंग ए फोटोन इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो है ये हमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डायग्राम दिखाया गया है। दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें दिखाया गया है ये n=1 जो है, n=1 ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। n=1 को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है, और इसकी जो एनर्जी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड स्टेट में होती है। फिर हमने देखा कि ये वाली जो स्टेट है ये n=2 के लिए है, तो -13.6 अपॉन n² की जगह n की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसको सोल्व करके आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है दैट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो हमने सेकेंड एनर्जी लेवल बनाया है n=2 के लिए, इसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम थर्ड एनर्जी लेवल के लिए भी निकाल सकते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल की जो है उसके लिए हम 3 का स्क्वायर यानी कि उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा इसकी वैल्यू आएगी -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो थर्ड एनर्जी लेवल होता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही जो फोर्थ वाला है उसकी एनर्जी हमारे पास है -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है ये n=1 ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। फिर n=2 सेकेंड एनर्जी, फिर ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल। तो ये सारे एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन का। तो नीचे जो n=1 है इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और बाकी के जो सारे हैं इनको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये सारे हमारे एक्साइटेड स्टेट हैं। और फिर हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे n=1 और n=2 के बीच का जो गैप है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बाद के जो गैप है एनर्जी लेवल्स में वो हमारे धीरे धीरे जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि n=1 और n=2 के बीच में तो ये बहुत सारा गैप है, लेकिन जैसे ही हम 2 से 3 की तरफ जाते हैं तो गैप हमारा डिक्रीज़ हो गया। फिर 3 से 4 के बीच का गैप और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे 1 और 2 के बीच में तो काफ़ी सारा गैप है, फिर 2 और 3 के बीच का गैप कम हो जाता है, फिर 3 और 4 के बीच का गैप और कम हो जाता है, 4 और 5 के बीच का। तो ये गैप जो है ये लगातार हमारा कम होता जा रहा है। तो ये गैप हमने यहाँ पे बताया। दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम। n=1 ग्राउंड स्टेट, फिर ये सेकंड स्टेट, फिर ये गैप और कम हो गया, फिर ये और कम हो गया। तो इस तरीके से गैप जो है वो हमारा कम होता जा रहा है। तो n=1 जो है ये ग्राउंड स्टेट है और ये बाकी सारी हमारी एक्साइटेड स्टेट हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द एटम जो हैं वो हमारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं,
लेकिन जैसे इस एटम को कोई मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड कर गया तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी इस एटम को ट्रांसफ़र कर देता है और इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो मान लो हाइयर एनर्जी लेवल में पहुँच गए। लेकिन ये हमेशा के लिए हाई एनर्जी लेवल में जो है ये नहीं रहते। 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद ये दोबारा अपनी लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं। तो ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल से फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा और जो इनके बीच का जो गैप है वो फोटोन जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो ये इसमें बताया गया है। सपोज इन एन एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे फिर हमें बताया गया है सपोज इन एन एक्साइटेड स्टेट कि ये सपोज इन द एक्साइटेड स्टेट एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सम हायर एनर्जी स्टेट N2 टू द लोअर एनर्जी स्टेट N1। तो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं हायर एनर्जी लेवल N2 से वो लोअर एनर्जी लेवल N1 में आ रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल N2 से वो लोअर एनर्जी लेवल N1 में आ रहे हैं। जैसे कि ये हमारा हायर एनर्जी लेवल N2 है और ये लोअर एनर्जी लेवल N1 है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मान लो वो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ट्रांजिशन कर रही हैं। तो फिर हमने फिर निकाला था कि यहाँ से जो इनके बीच का यहाँ से फिर एक फोटोन निकलेगा और फिर हमने देखा था कि जो फोटोन की एनर्जी होगी, हमने फिर देखा था कि जो फोटोन की एनर्जी होगी h वो किसके बराबर होगी, E2 - E1 के बराबर होगी। तो ये हमने देखा था कि जो फोटोन निकलेगा यहाँ से उसकी एनर्जी जो है वो E2 - E1 यानी कि डिफरेंस ऑफ द एनर्जी गैप या डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल जो है इनके बीच का जो गैप है वो एज ए फोटोन एमिट होगा। तो फिर हमने यहाँ से E2 - E1 की वैल्यू हमें यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे E2 - E1 की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। अब हमें पता है यहाँ पे En का जो फॉर्मूला है, En का जो फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ पे ये हमारे पास En का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, E2 चाहिए। तो E2 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास mz² e⁻⁴/8 ε0² और ये हो जाएगा 1/2²। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2²। और हमें देखना है कि यहाँ पे बाहर जो है ये माइनस का साइन भी है, बाहर ये माइनस का साइन भी है। तो ऐसे ही हम E1 की वैल्यू लिखेंगे। तो E1 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये बाहर वाला फैक्टर तो सेम आएगा और अंदर यहाँ पे क्या आएगा, -1/1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आएगा 1/1 का स्क्वायर। तो अब हमें E2 - E1 की वैल्यू निकालनी है। तो जो E2 - E1 होगा उसकी वैल्यू ये जो कॉमन फैक्टर है इसको हम बाहर ले लेंगे, mz² e⁻⁴ 8। जो कॉमन फैक्टर है इसको हमने बाहर ले लिया और अंदर हमारे पास हो गया 1/N1² - 1/N2²। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हाइयर एनर्जी लेवल N2 है और लोअर एनर्जी लेवल जो है वो N1 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ट्रांजिट हो रहा है। तो इनके बीच में फिर एक फोटोन एमिट होगा। तो हमें बताना है कि जो ये h न्यू एनर्जी का जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ यहाँ पे फिर हमें ये लिखना पड़ेगा एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, यानी कि N2 की एनर्जी कितनी है, N2 जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी कितनी है और N1 एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी कितनी है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो यहाँ पे हमारे पास ये N1 एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे ये वाली जो एनर्जी है ये N2 एनर्जी लेवल की है और ये जो एनर्जी है ये E1 एनर्जी लेवल की है। तो दोनों को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करके इनके जो कॉमन टर्म्स हैं ये हमने कॉमन ले लिए और अंदर बचेगा हमारे पास 1/N1² - 1/N2²। क्योंकि बाहर माइनस भी था तो इसीलिए क्योंकि बाहर माइनस भी है इसीलिए यहाँ पे ये नहीं आया N2² - 1/N1²। वैसे तो ये आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का साइन भी है तो ये वाले सिंबल जो हैं ये हमारे चेंज हो जाएंगे और हमारे पास आएगा 1/N1² - 1/N2²। अकॉर्डिंग टू द बोहर पोस्टुलेट, यानी कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये किसके बराबर है, ये एनर्जी डिफरेंस जो है ये h न्यू के बराबर है, हमारा h न्यू के बराबर है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिख सकते हैं,
फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी यानी कि न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो हमारा एमिट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 अपॉन H। तो यहाँ पे फिर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके ये आ गया हमारे पास mz² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि कितनी फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रॉन है, कितनी फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो हमारा एमिट होगा जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल वो भी ट्रांसमिशन करता है। इसके बाद फिर अगर हमें वेवलेंथ के टर्म्स में निकालनी है, अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से अगर हमें वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो c होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये हमें पता है कि जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो अगर हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा किसके बराबर होगा, c बाय न्यू के बराबर होगा। या और हमें 1 अपॉन लैम्डा निकालना है, 1 अपॉन लैम्डा निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, न्यू बाय सी के बराबर होगा। तो 1 अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो न्यू बाय सी के बराबर होगी। तो यहाँ से फिर हमने देखा कि कितनी वेवलेंथ का जो फोटोन है हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा जो है वो न्यू बाय सी के बराबर होगा। तो फिर हमने इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। तो हमने यहाँ से देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमारा, ये एनर्जी डिफरेंस है दोनों एनर्जी लेवल्स में, और ये एनर्जी डिफरेंस जो है ये फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से इतनी फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो हमारा यहाँ से निकलेगा, यानी कि ये अगर हमारा h न्यू है तो यहाँ से कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा इसको हम h से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये फिर हमने देखा कि जो c है वो हमारा लैम्डा न्यू के बराबर होता है, और 1 अपॉन लैम्डा जो है वो हमारा और हमने देखा कि फिर यहाँ से जो हमारा लैम्डा है वो किसके बराबर होगा, c बाय न्यू के, या फिर जो हमारा 1 अपॉन लैम्डा है वो किसके बराबर है, न्यू बाय c के। तो न्यू बाय c, ये हमने न्यू की वैल्यू निकाली, तो न्यू बाय c अगर हम निकालेंगे तो इसको भी हम c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये न्यू बाय c जो है ये किसके बराबर आ गया, ये न्यू बाय c जो है ये हमारा 1 अपॉन लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास आएगा mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h³ c। तो यहाँ से ये निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया कि जो कोरस्पॉन्डिंग हमारा रेडिएशन निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा होगी, और जो 1 अपॉन लैम्डा है वो हमारा उसका जो रिलेशन होगा वो ये रिलेशन है। और 1 अपॉन लैम्डा को हम क्या कहते हैं, इसको हम वेव नंबर भी कहते हैं। और वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो हमारी निकल रही हैं, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स हमारी जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं। इसके बाद फिर अगर हम इसको रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में हम निकालें तो हमने देखा था कि ये वाली जो क्वांटिटी है m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट CH², ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। और रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो ये सारा जो होगा ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया। तो ये सारा हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट बन गया R। तो यहाँ से ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट R बन गया है, और इसकी वैल्यू जो होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ से फिर हमने देखा कि जो 1 अपॉन लैम्डा है, ये जो 1 अपॉन लैम्डा, फिर ये चीज़ जो है ये पूरी हमारी, ये पूरी जो है ये हमारी R बन गई। तो ये जो 1 अपॉन लैम्डा है ये हमारा क्या बन जाएगा, z² R इंटू 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। तो ये बन जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास बन गया कि 1 अपॉन लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू z² R 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²।
और हमें पता है कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं, जो बोहर फार्मूला है, ये किसके लिए वैलिड है हमारा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, जैसे कि हीलियम प्लस या लिथियम 2+, उन एटम्स के लिए ये वैलिड होता है। और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और 1/λ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इस पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो, रिडबर्ग कांस्टेंट की क्या वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। रिडबर्ग कांस्टेंट जो है कौन इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है ये आपको लर्न करना है। इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है। और ये फार्मूला जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर आपको दिया गया है, यहाँ पे द रेडियस ऑफ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 5.3 इंटू 10⁻⁻11। यानी कि जो हाइड्रोजन का इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन का जो सबसे अंदर का, इनर मोस्ट का मतलब होता है n=1, इनर मोस्ट का मतलब है n=1 वाला जो ऑर्बिट है उसका रेडियस यहाँ पे दिया गया है। यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिया गया है और हाइड्रोजन एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि n=1 के लिए हमें रेडियस दिया गया है कि ये हमारा n=1 के लिए अगर हमारे पास रेडियस कितना दिया गया है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, तो हमें निकालना है कैलकुलेट द रेडियस फॉर n=2। तो हमें n=2 का रेडियस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। n=2 के लिए रेडियस की कितनी वैल्यू होगी, अगर हमें n=1 का रेडियस दिया है तो हमें n=2 के लिए रेडियस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं। हमें पता है कि हमने निकाला भी था कि ये जो हमारा r होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ये हमने निकाला था कि ऑर्बिट का जो रेडियस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला फिर हमें याद रखना है, Rn इज़ इक्वल टू n² ऑफ R1। यानी कि किसी भी nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है दैट इज़ द n² ऑफ R1। तो यहाँ पे हमें r की जब n की वैल्यू 1 है तो हमें R1 की वैल्यू गिवन है, तो हम R2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जो r की वैल्यू 2 होगी, तो जब इस वाले फॉर्मूले में यानी कि Rn जो है वो हमारा किसके बराबर है, n² ऑफ R1। तो जब n की वैल्यू 2 है उसको हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू R1। और R1 यानी कि फिर जो R1 हमें दिया गया है 5.3 इंटू 10⁻⁻11, तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारा निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमें दिया गया है और सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है कि Rn इजिकल टू n² ऑफ R1। तो ये हमने यहाँ से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। इसी का सेकंड पार्ट आपको दिया गया है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो दी गई है, टोटल एनर्जी दी गई है। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन एटम दिया गया है, हाइड्रोजन एटम में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो हमें गिवन है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि सेकंड ऑर्बिट है यहाँ पे हमारा, सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन की जो टोटल एनर्जी है वो हमें दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो हमें दी गई है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी गिवन है ये। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है और हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या गिवन है, हमें ये वाली जो वैल्यू गिवन है ये टोटल एनर्जी की वैल्यू गिवन है। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो ये हमने जब डेरिवेशन किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ द ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की ट्वाइस होती है और दोनों में जो है वो अपोजिट साइन होता है। तो यहाँ पे जो हमें टोटल एनर्जी गिवन है, टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की गिवन है वो कितनी गिवन है,
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज़ द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है। तो टोटल एनर्जी जो हमें गिवन है वो कितनी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका नेगेटिव टोटल देखना है, इसका नेगेटिव अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ होती है इलेक्ट्रॉन की दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1.51। अब जो हमने ये हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। ये भी हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है और विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 1.51 और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल जो हैं ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जो डेरिवेशन है ये भी आपका आता है कि ये जो टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो निकालो। एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डायग्राम वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ये आपको करनी है। थैंक यू।